लिस्टिंग के बाद हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है। पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता दूं, लैंडमार्क कार्स 2006 में कंपनी का गठन हुआ था, लैंडमार्क इंश्योरेंस ब्रोकिंग के नाम से। और उसके बाद भारत में मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, फॉक्स वैगन, रेनो, इन सब दिग्गज ऑटो कंपनी की डीलरशिप का कारोबार है कंपनी का। और कई सारे ऐसी ऑटो कंपनियां हैं जिनकी ये नंबर 1 डीलर है। इस साल जून तक 8 राज्यों में 112 से ज्यादा आउटलेट्स लैंडमार्क कार्स के आ चुके हैं। आइए मैं जल्दी से एक बार आपको जानकारी दे दूं कंपनी के इशू से रिलेटेड। 506 रुपये इशू प्राइस रखी गई थी। इशू लगभग 3 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 552 करोड़ का इशू था और 23 दिसंबर को यानी कि पिछले हफ्ते ही इस कंपनी की लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग 7% डिस्काउंट पर हुई थी और इस वक्त 455 के आसपास लगभग अपनी इशू प्राइस जो 506 की है उससे 10% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन संजय ठक्कर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने इस समूह की स्थापना 1998 में की थी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ठक्कर साहब ने कॉमर्स की डिग्री ली और ऑटोमोबाइल सेक्टर का 20 साल से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। ठक्कर साहब बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि लिस्टिंग के बाद आपसे मुलाकात पहली बार हो रही है, पहले तो आपको बधाइयां सर, कैपिटल मार्केट में आपकी पारी की शुरुआत हुई है, लेकिन लिस्टिंग थोड़ी ठंडी रही है। लगभग 10% है स्टॉक आपकी इश्यू प्राइस से नीचे। रेस्पॉन्स अच्छा मिला था, स्पेशली क्यूआईबी ने 9 गुना सब्सक्राइब किया। क्या वजह आप समझते हैं कि जब इशू में काफी अच्छा रेस्पॉन्स था तो लिस्टिंग के बाद स्टॉक जब और सस्ता आकर्षक भाव पे मिल रहा है तो इंटरेस्ट आ नहीं रहा है क्यूआईबी की तरफ से? आएगा। ये एक इफ आई से एक नया एनिमल है ऑन द ब्लॉक। ये ऑटो डीलरशिप को किस तरह से वैल्यू किया जाए, वो कई लोग मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं। और कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि चाइना की ऑटो डीलरशिप्स थोड़े कम दाम मल्टीपल पे मिल रही है। कोई बोल रहा है कि ये ऑटो डीलरशिप्स प्रीमियम में तो है देन दी मैन्युफैक्चरर, बट इसको किस तरह से वैल्यू करे, इसे रिटेल देखें, इसको लग्जरी गुड्स की तरह वैल्यू करें। तो मैं समझता हूँ अभी तो 2 दिन हुए हैं, लोग थोड़ा उलझित है कि भाई ये एग्जैक्टली किस तरह वैल्यू करे। बट मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे बढ़िया प्रॉफिट फिगर्स आने लगेंगे और एक पता चलेगा कि एक ग्रोइंग सेगमेंट है और एक स्टेबल इनकम सोर्स भी है आफ्टर सेल्स का हमारे तरफ, तो ये कैश जनरेटिंग बिजनेस, हाई आरओसी बिजनेस, मैं समझता हूँ इसको कई बेटर वैल्यू होगा मार्केट में। और आप जब मुझे नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे तब शायद ये सवाल आप दूसरी तरह से पूछेंगे। बिल्कुल ठक्कर साहब, और अच्छी बात है कि देखिए जब आप प्रॉब्लम डायग्नोसिस कर दें तो आधी काम तो हो ही जाती है कि भाई चलिए आपको पता। तो अब जैसे आपके इन्वेस्टर्स ये सोचे कि कंपनी को वैल्यू किस तरह से किया जाए, जो आपने पॉइंट रखा, आपके हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका क्या है आपकी कंपनी को देखने का? किस तरह की कंपनी को देखा जाए? इसे चाइना की डीलर से कंपेयर कर रहे हैं, वहां के मार्केट और हमारे मार्केट अलग है, या फिर आप इसे लग्जरी गुड्स की तरह से, आपके हिसाब से कैसे कंपेयर करना चाहिए? आपको मैं ये बताऊं कि 1990 में अमेरिका में एक ऑटो नेशन करके कंपनी लिस्ट हुई है, काफी पॉपुलर और सबसे बेंचमार्क है हमारे ट्रेड के लिए। 110 मिलियन मार्केट कैप में वो कंपनी लिस्ट हुई। वो फिर बढ़कर 13 बिलियन तक उन्होंने वेल्थ क्रिएट की इन्वेस्टर्स के लिए। और ये हुआ जब अमेरिका में ऑटोमोबाइल की बिक्री बढ़ रही थी, जो स्टेज पर इंडिया है आज। सो जो ग्रोथ फेज में जाना है तब जो मल्टीपल मिल रहा है, और बाद में जो जब फ्लैट हो जाए मार्केट तो तब जो मल्टीपल मिलना है उसमें बहुत फर्क है। ऑल्सो आप अगर देखेंगे तो ये हम हाई वैल्यू गुड्स बेच रहे हैं इंडिया में, लग्जरी गुड्स, जो सिर्फ आज 1% ऑफ टोटल ऑटोमोबाइल सेल्स है। वो सब अभी जो मैं जिसको भी मिल रहा हूं वो बोल रहे हैं कि ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। कोई मुझे पूछ रहा है 5% होगा, कोई बोल रहा है 3% होगा। बट आप समझे, अगर ये तीन गुना यहाँ से अगर होना है इन द नेक्स्ट 3, 4, 5 years, एंड हम उसके लार्जेस्ट डीलर है, तो इसमें इम्पैक्ट कितनी बड़ी आएगी। ये एक और मैंने शायद आपको आपके शो में लास्ट टाइम बताया था कि मर्सिडीज बेंज की ही बात करें तो देश में 15-16 हजार गाड़ियां बिक रही है इंडिया में। चाइना में ये 7.5 लाख बिक रही है एक साल में। तो ये 15,000 का कब 30,000 या 40,000 हो जाएगा तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा।
और आप सोचोगे कि ये एक आज एक लिस्ट कंपनी हुई, हम उसको समझ नहीं पाए। अभी क्या बताऊं मैं। बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब मार्केट और मौका ये काफी बड़ा है, ये आगे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा सर, अब आप लिस्ट हो चुके हैं तो थोड़ा हमें आगे की फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। पहले तो आईपीओ के वक्त आपको लीड मैनेजर से मना ही किया होगा, बताना मत कुछ भी पूछे अनिल जी तो। लेकिन अब है ना सर, जरा बताइए आपके जो इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी कंपनी में पैसा लगाए हैं आईपीओ में, जो आपको पसंद करते हैं, जरा उनको बताइए कंपनी का 3 साल 5 साल का 1 साल का जो भी आपने तय किया हो, क्या विजन है, क्या टारगेट्स हैं, जरा वो समझाएं। मैं इसका एक एवरेज निकाल लेता हूं, ना तो 3 साल जाऊंगा ना तो 1 साल जाऊंगा। सो उसके बीच की बात अगर करें तो 2024 जो अभी 1.25 साल बाकी है, 1.5 साल बाकी है फॉर दैट ईयर। सो वी आर टारगेटिंग कि हमारा टर्नओवर इस स्टेज से डबल हो जाए। जो हमने 2024 में हमने रिपोर्ट किया था वो, और हमारी प्रॉफिट भी जो हमने रिपोर्ट करी थी उससे हमारी कोशिश रहेगी कि डबल से ज्यादा हो जाए हमारी प्रॉफिट बाय 2024। नाउ दिस इज एंड आई वांट टू काइंड ऑफ मेंटेन अ स्टैंड दैट हम कंजर्वेटिव रहेंगे, हम सही बोलेंगे और अपसाइड पे सरप्राइज करेंगे मार्केट को, ये हमारी उम्मीद रहेगी। अगर मैं सही समझाऊं, मार्च 2022 के जो नंबर्स हैं उसमें आपने करीबन 1950 करोड़ का रेवेन्यू किया है, और आप हम जी 22 में हमने सॉरी करीबन 2975, 3000 राउंड फिगर में मान लें, 3000 और 66 करोड़ का प्रॉफिट किया, राइट। सो मार्च 2024 तक, यानी कि यहां से 2 साल, उसमें रेवेन्यू और मुनाफा दोनों आप डबल होने की उम्मीद रखते हैं? मैं समझता हूँ कि इससे दोनों ज्यादा होंगे। ओके, मैं आपको ये तो बता सकता हूँ आज के दिन। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट सर, बहुत ही स्ट्रांग आपने आउटलुक दिया। सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी कि वो आपने जो एग्जांपल दिया ना कि किस तरह से मार्केट इतना बड़ा है, अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है। अच्छा सर, एक और चीज जिसमें आपने मर्सिडीज बेंज की बात की, उसमें आपने थोड़ा सा बिजनेस मॉडल जो चेंज किया, पहले आप डीलरशिप मॉडल में थे, अब एजेंसी मॉडल में जा रहे हैं। क्या दूसरी डीलरशिप के लिए भी आप, दूसरी कंपनियों के लिए भी ऐसा ही करने का सोच रहे हैं? वो दूसरी कंपनियां अगर ये करेगी तो हमें बहुत विल बी वेरी हैप्पी। अच्छा, बिकॉज ये असेट लाइट मॉडल हो रहा है एंड उसकी वजह से हमारे डेट रिडक्शन होते नजर आ रही है। नाउ इट विल बी लाइक अ लॉजिस्टिकल चैलेंज फॉर अदर कंपनीज। डिस्काउंट कंप्लीटली डिसअपियर होता है अगर आप करते हो तो। हम तो ऐसे उम्मीद करेंगे कि और कंपनियां भी ऐसा करें, बट ये बोलना मुश्किल है कि ये क्या होगा। अगर होता है तो अच्छी बात है। हमारी आरओसी लास्ट ईयर लगभग 20% थी, और मैं मानता हूं कि जल्द ही ये 50% ग्रो कर लेगी यहाँ से, बिल्कुल ठीक इस बिजनेस मॉडल के चलते हुए भी। परफेक्ट। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा आगे का आउटलुक। और ठक्कर साहब, मैं आपको बता दूं कि आपने जिस तरह का स्ट्रांग आउटलुक दिया है और जिस तरह से आपने भरोसा दिखाया है अपने कंपनी की परफॉर्मेंस पर भी और आउटलुक दिया, बाजार को बड़ा पसंद आता दिख रहा है। हमने जब आपका इंटरव्यू शुरू किया 450 455 पर स्टॉक ट्रेड करा था, अचानक से बहुत तेज जंप लगा था और 475 तक पहुंचता हुआ 6% ऊपर है स्टॉक, यानी कि मैनेजमेंट की बातों से बाजार में कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक को लेकर। ठक्कर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। और एक बार आपको जाने से पहले आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके सभी कस्टमर्स को सर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 भी आपके लिए बेहद मजबूती वाला, बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला साल रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। अनिल जी, थैंक्स फॉर हैविंग। थैंक यू सर। संजय ठक्कर साहब बहुत ही स्ट्रांग आउटलुक देते हुए, और मार्च 2024 तक अगर 2 साल में रेवेन्यू अगर वो और मुनाफा डबल कर रहे हैं, परफॉर्मेंस जोरदार है। और इसलिए हमारी राय भी थी आईपीओ की लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा लगाएं, और अगर आपको अलॉटमेंट मिले डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए स्टॉक को।